Guys, welcome back to my channel, and from today we are starting a new series of microbiology in which we are going to cover the CNS and CVS infections. Okay, so इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने बना रखी थी that was for first year of MBBS. Now we are starting with the second year of MBBS. If you want me to make videos about pharmacology, pathology, or about the more chapters of microbiology, you can do comment. And if you like my videos, please do subscribe and like it, and if you want, then you can also share this. So we are starting with the CVS infections, so I will try to cover it in around 20 minutes, so stay tuned. CVS infections of heart and blood vessels. CVS infections क्या होता है? सीवियस इन्फेक्शंस में हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं इन्फेक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम सीवियस इन्फेक्शन कहते हैं. अच्छा, हार्ट में इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? हार्ट में हमें पता है कि 3 लेयर होता है, एक मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. तो उसमें क्या इन्फेक्शन होगा? तो हो सकता है मायोकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है. याद रहे, आइटिस से मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है. पेरिकार्डाइटिस हो सकता है और इंडोकार्डाइटिस हो सकता है. अब ब्लड वेसल्स का अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती है? 2 चीज़ें हो सकती है, एक माइकोटिक एन्यूराइज्म हो सकता है और एक इन्फेक्टिव एंड आर्टेराइटिस हो सकता है. ठीक है. अब डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है. ठीक है. तो डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन में CRBSI पढ़ेंगे हम लोग. व्हाट इज़ CRBSI? इट्स कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस. ठीक है. तो अगर जैसे कैथेटर लगाते हो, कैथेटर तो सबको पता है कि क्या होता है. जब कैथेटर लगाते हैं ना, तो उसके थ्रू अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग CRBSI में रखते हैं, दैट इज़ कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस. दूसरा हमारे पास सप्यूरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्यूरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस? होता क्या है? देखो, सप्यूरेटिव का मतलब हम सबको पता है कि उसका मतलब होता है पस. थ्रोम्बस का मतलब पता है हमें कि क्लॉट होता है, इट्स थ्रोम्बस. तो थ्रोम्बस आया है तुम्हारा क्लॉट. और फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन. इसका मतलब ये है कि वेन जो है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया है और उसके अंदर में क्लॉट और पस भरा हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग सप्यूरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. ये एक डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन है, याद रहेगा, सप्यूरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड CRBSI. अब ऑटो इम्यून मीडिएटेड होता है, तो ऑटो इम्यून मीडिएटेड में तुम्हारा एक्यूट रूमेटिक फीवर हो सकता है. इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा. उसके बाद ये चीज़ें अब समझ में आ गई आपको कि सीवियस इन्फेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है. अब हम लोग स्टार्ट करने वाला जो मेन टॉपिक है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. ये जो होता है स्पेशली हमारे हार्ट वाल्व के अंदर होता है. इसमें क्या होता है, किस तरीके से पैथोजेनेसिस क्या है बेसिकली, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करती है हमारे ब्लड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियमिया. मतलब जब बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाता है ना, तो उसको हम लोग बैक्टीरियमिया कहते हैं. बैक्टीरियमिया, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स में आ चुका है. और ये जो बैक्टीरियमिया हुआ मतलब ब्लड वेसल्स में बैक्टीरिया आ चुका है, फिर वो डैमेज्ड या फिर इंडोकार्डियम या फिर जो वाल्व होता है, जो डैमेज्ड वाल्व है, ऑलरेडी डैमेज्ड वाल्व है, वहाँ जाके वो जुड़ जाएगा. जुड़ने के बाद वो वेजिटेशन बनाने लगता है. व्हाट इज़ वेजिटेशन? इट्स बल्की फ्राइबल मास विच इज़ अटैच टू द वाल्व. बल्कि मतलब तो समझ में आता है सबको. फ्राइबल का मतलब होता है जो ईजिली टूट जाए. ठीक है, वो मास है जो कि एक जगह पे अटैच हो गया, जो डैमेज था. ये जो मास है, अब जो मान लो कि वहाँ पे जो डैमेज्ड इंडोकार्डियम या फिर जो वाल्व था, वहाँ पे आके तुम्हारा बैक्टीरिया जुड़ गया. तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आके जुड़ सकती हैं? लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ जाके जुड़ गया, फिब्रिन जुड़ गया, प्लेटलेट्स जुड़ गया, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो गया. ये सब जो है वहाँ पे आकर जुड़ जाते हैं. जो मोर कॉमनली यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मतलब मोस्टली ये जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं हार्ट वाल्व के अंदर में. अब चाहो तो इसको, हमने तो पहले ही बता दिया है कि ये स्पेशली हार्ट वाल्व में होता है, तुम चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन में क्या होता है. क्लासिफिकेशन होता है हमारा 3 बेसिस है जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं. पहला है ऑन द रैपिडिटी ऑफ इवोल्यूशन, कितना रैपिडली इवोल्यूशन हो रहा है. दूसरा है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस, कितना सीवियर है इन्फेक्शंस. तीसरा है हमारा वायरुलेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. समझ में आए कितना जल्दी वो इवॉल्व कर रहा है. जैसे कोरोना वायरस वगैरह हो गया, हाँ एक एग्जांपल है, इसमें ऐड मत कर लेना. जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, तो कोरोना वायरस को तुम देखोगे ना, तो वो इवॉल्व होता जा रहा था. तो वही बोल रहा है कि उसका रैपिड कितना जल्दी वो इवॉल्व हो पा रहा है, और ऐसा कि हमारे पास दवाई अब काम नहीं कर रहा है उस पर. दूसरा है सीवियरिटी, कितना सीवियर वो डिजीज़ कॉज कर रहा है. तीसरा है वायरुलेंस, इन्फेक्शन का सीवियरिटी है. ठीक है. वायरुलेंस के मतलब तो तुम लोग जानते हो कि जो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है वो कितना वायरुलेंट है और कितना नहीं है, कितना खतरनाक है बेसिकली, कितना वायरुलेंट है, कितना भयंकर इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, नहीं करा सकता. इसको हमने 2 पार्ट में, इसी 3 चीज़ों के बेसिस पे, रैपिडिटी, सीवियरिटी और वायरुलेंस के बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस एंड सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस.
आखिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पैथोजेनेसिस क्या है, हम लोग आराम से पूरा अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है इसमें? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है इसमें अंडरलाइंग कार्डियक डिफेक्ट हो सकता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा चीज़ था जिसकी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा है, ठीक है। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब जो ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, जैसे कि अंडरलाइंग कार्डियक डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मिट्रल रिगर्जिटेशन हो रखा हो, या फिर इंट्रावेनस कैथेटर तुमने यूज़ कर रखा है। कैथेटर जो है तुम उसको इंट्रावेनस लगा रखे हो सकता है कि जब वो पेनिट्रेट कर रहा हो स्किन को, उस समय कुछ बैक्टीरिया जो हमारे पास कमेंसल बैक्टीरिया थे, हो सकता है वो इंटर कर गया हो हमारे ब्लड के अंदर में। तीसरा हमारे पास प्रोस्थेटिक वाल्व सर्जरी। मान लो कि तुम प्रोस्थेटिक वाल्व सर्जरी कर रहे हो, उसमें कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है, प्रोस्थेटिक वाल्व सर्जरी, तुमको तो पता ही प्रोस्थेटिक वाल्व का मतलब क्या होता है। उसका अगर सर्जरी हो रहा है तो हो सकता है कि उससे भी कुछ इन्फेक्शन चला जाए। दूसरा होता है, तो सबसे पहला है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जिसमें पढ़ा कि तो हो सकता है उसको कार्डियक डिफेक्ट हो रखा हो, यूज ऑफ इंट्रावेनस कैथेटर या फिर प्रोस्थेटिक वाल्व सर्जरी। तो दूसरा है एंडोथेलियल इंजरी हो गया। इन्हीं चीज़ों की वजह से, ये सब चीज़ जो आया है अंदर या है ऑलरेडी प्रेजेंट, उसकी वजह से, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इंडोथेलियल सरफेस जो होता है मान लो हार्ट का, वो डैमेज हो जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब वो चीज़ डैमेज हो गई है तो वहाँ पर डिपोजिशन होने लगेगा तुम्हारे प्लेटलेट्स का, फिब्रिन का। तो प्लेटलेट और फिब्रिन जब डिपोजिशन होता है तो बनता क्या है, थ्रोम्बस बनता है। तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अभी जो है नॉन बैक्टीरिया थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस है, क्योंकि बैक्टीरिया अभी घुसा नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियमिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स था, मान लो कि कोई भी कार्डियक डिफेक्ट हो रखा है, मिट्रल रिगर्जिटेशन मान लो हो रखा है, हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से तुम सुनना, ठीक है। मान लो कि उसको अंडरलाइन कार्डियक डिफेक्ट हो रखा है, मिट्रल रिगर्जिटेशन हो रखा है, उसकी वजह से मान लो इन फैक्टर्स की वजह से डैमेज हो गया उसका एंडोथेलियल सरफेस ऑफ द हार्ट, उसकी वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स और फिब्रिन डिपोजिट हो गया, उससे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे नॉन बैक्टीरिया, इससे क्या हो गया, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो चुका है ऑलरेडी, इसे कहेंगे हम लोग नॉन बैक्टीरिया थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। इसके बाद कोलोनाइजेशन होता है, बैक्टीरिया मान लो घुस चुका है, ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया, मान लो कि तुम ब्रश कर रहे थे और तुम्हारे माउथ में, ओरल कैविटी के अंदर में तुम्हें पता है कि बहुत सारा कमेंसल बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई गेस स्ट्रेप्टोकोकस वृदांस होता है तुम्हारे माउथ के अंदर में, जो कमेंसल होता है, कमेंसल बैक्टीरिया है, ठीक है। कमेंसल बैक्टीरिया होने का मतलब क्या है कि वो तुम्हारे माउथ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो तुमको हार्म नहीं कर रहा है, वो पैथोजेनेसिस किसी टाइप का भी किसी पैथोजेनिक नहीं है, मतलब समझ रहे हो, कोई हमें हार्म नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन अगर ये हमारा गलती से ब्लड में चला गया, तुम ब्रश कर रहे हो, तुम्हारा मान लो कट वट गया तुम्हारे अंदर, मतलब ओरल कैविटी के अंदर में, और किस तरीके से वो ब्लड में चला गया, तो चाहे कि ट्रांजिएंट बैक्टीरिया हो गया, तो ये थ्रोम्बस के पास जाएगा और वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। और एक बार अटैच हो गया तो तुमने पढ़ा था कि वहाँ पे वेजिटेशन हो जाएगा। वेजिटेशन तुमने पढ़ा था कि बड़ा ही फ्राइबल होता है ये। अगर कोई भी चीज़ फ्राइबल है, इसका मतलब क्या है कि वो ईजिली ब्रेकेबल होती है। ईजिली ब्रेकेबल होगा तो वहाँ से वो छूट के कहीं और चला जाएगा और कहीं दूर जाके फिर से अपना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पे अटैच होकर वेजिटेशन वगैरह एंड ऑल। तो उसको हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो तुमने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डिटेल में देखा हमने। अब देखिए ईटियोलॉजिकल एजेंट्स क्या होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, वो डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर के ऊपर में कि कौन सा रिस्क फैक्टर है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका कॉज क्या होगा। ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कॉज क्या है, वो डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर के ऊपर। जैसे कि तुम समझ रहे हो, जैसे कि स्किन अगर कैथेटर से हो रहा है, तो कैथेटर से अगर तुम स्किन से पूरा हटा रहे हो ना, तो जो स्किन पे यूजुअली रहता था अब वो तुम्हारे अंदर चला जा रहा है ब्लड वेसल्स में। तुम ब्रश कर रहे हो, ब्रश से कट रहा है, तो वो डिपेंड करे कि रिस्क फैक्टर एक्चुअल में है क्या, उसकी वजह से उसका एटियोलॉजी जो है वो चेंज हो सकता है। अब हम लोग देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है। 2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तुम्हें याद करके रखना है। पहला होता है कार्डियक मैनिफेस्टेशंस और दूसरा होता है नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशंस। कार्डियक मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ न्यू या फिर वर्सेंड रीगर्जिटेशन मर्मर। कार्डियक मैनिफेस्टेशंस में क्या होगा, तो मतलब समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। कार्डियक मैनिफेस्टेशंस में क्या हो सकता है कि एक नया या फिर उससे भी बुरा वर्सेंड रीगर्जिटेंट मर्मर तुम्हें सुनाई दे, तुम स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहे हो तो। नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशंस में सबको पता है, कुछ याद ना हो, फीवर तो होएगा, फीवर होगा, चिल्स होगा, स्वेट आएगा। एनोरेक्सिया मतलब पता है, एनोरेक्सिया का मतलब भूख नहीं लग रहा है उसको, ठीक है। अगर भूख नहीं लग रहा है बेटा, वो खाना नहीं खाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा। स्प्लीनोमेगेली हो सकता है, पिटेशिया हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, पेरिफेरल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, इसको ओस्लर्स नोड हो सकता है, ठीक है। अब हम बताएंगे लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आते हैं। तुम्हें समझ में आया, 2 चीज़ याद रखो कार्डियक नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशंस में जो मैंने बताया है। लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या होता है कि अनीमिया हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं बेसिकली लैब के थ्रू, समझ में आया। तो तुमको अनीमिया देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस दिख रहा है तुमको, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया दिख रहे हैं,
हेमिचूरिया मतलब पता है तुमको, एलिवेटेड ESR जो होता है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है तुमको, या फिर ESR भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, CRP भी बढ़ा हुआ मिल रहा है, और रूमेटॉइड फैक्टर्स जो है वो भी बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। डायग्नोसिस देखेंगे तो मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। डायग्नोसिस में हमने क्या देखा है? मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लिनिकल, लैबोरेटरी, इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स। अब हमने सबसे पहले लैबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या बताया हमने कि क्या क्या तुम देख सकते हो, ठीक है, क्या क्या तुमको देखने को मिल रहा है। रूमेटॉइड फैक्टर बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, अनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया। अब डायग्नोसिस देखो, इसके डायग्नोसिस के लिए जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, इसके डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं, सो कहते हैं हम लोग मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लिनिकल, लैबोरेटरी, इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं ब्लड कल्चर पे, कि हम लोग डायग्नोसिस में ब्लड कल्चर पे आ रहे हैं, मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया पे। समझ में आ रहा है? तो ब्लड कल्चर में हमने क्या होता है कि हम लोगों को ना कलेक्ट करना है बिफोर एंटीबायोटिक थेरेपी। जाहिर है अगर एंटीबायोटिक थेरेपी देने के बाद अगर तुम उसको चेक कर रही हो तो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया जो भी है वो मर चुका है, वो कम हो चुका है पहले से, और उतना ज़्यादा हम लोग को फिर पता नहीं चलेगा। तो हम लोग को लेना है यहाँ पे 2 ब्लड कल्चर सेट लेना है, एंड उसको कितने इंटरवल पे हम लोग को लेना है? 12 घंटे के इंटरवल पे लेना है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सेट। एक सेट लो, फिर 2 सेट लो। जब एक सेट ले रही हो तो दूसरा सेट लेने में कम से कम 12 घंटा का होना चाहिए टाइम गैप। एक सेट लेने का मतलब क्या है? एक सेट लेने का मतलब है कि उसमें 2 बॉटल्स हैं। कितने बॉटल्स हैं? 2 बॉटल्स हैं, जिसमें जो एक होगा ना, एक बॉटल जो होगा, ये जो 2 बॉटल्स हैं उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो होगा वो बॉटल एक एरोबिक बॉटल होगा और एक एनारोबिक बॉटल होगा। तो ये दोनों मिला के हम लोग कहते हैं कि ये एक ब्लड कल्चर सेट है, ठीक है। या तुम 2 ले सकते हो, 2 ब्लड कल्चर सेट ले सकते हो, या तो तुम अल्टरनेटिवली 3 या 3 से ज़्यादा ब्लड कल्चर सेट ले सकते हो, और इसको 1-1 घंटे के मतलब टाइम लैप पे करो। मतलब देखो कि पहला तुमने सेट लिया, उसमें 30 मिनट का गैप लो, फिर दूसरा सेट ले लो, दूसरा सेट ले रही हो, फिर 30 मिनट का गैप लो, और फिर तुम तीसरा सेट ले लो। समझ में आया? पहला दूसरा में 30 मिनट का गैप, फिर दूसरा तीसरा में तुम्हारे पास 30 मिनट का गैप, ऐसे कर करके अगर तुम 3 से ज़्यादा ले रही हो तो, अगर 2 सिर्फ ले रही हो तो 12 घंटा का गैप रखना है, ठीक है। अगर मान लो कि हमने जो एक सेट ले रखा है, एक सेट हमने जो ले रखा है उसमें से एक बॉटल पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग मानेंगे कि भाई चलो ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट, मतलब तो हम लोग आगे सोचेंगे। फिर हम लोग पूरे टेस्ट को पॉजिटिव नहीं मान लेंगे कि हाँ मिल गया हमें जो चाहिए था, नहीं। हमें अब क्या करना है, हम बस समझें कि अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पर अब आगे की चर्चा की जा सकती है। ब्लड कल्चर पॉजिटिव है या नहीं है, सिर्फ उसको ये देख के नहीं मान लेंगे, हम लोग देखेंगे ये मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। मेजर क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि मान लो तुमको टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म तुमको, टिपिकल का मतलब क्या है कि जो नॉर्मली तुमको मिलता है, ठीक है। एटिपिकल का मतलब है जो नॉर्मली नहीं मिलता है। तो टिपिकल अगर तुमको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, उसको आइसोलेट कर रहे हो तुम 2 सेपरेट ब्लड कल्चर से, 2 सेपरेट ब्लड कल्चर बॉटल से तुमको ये मिल रहा है, तो तुम बोलोगे भैया कि मेजर क्राइटेरिया, एक मेजर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दूसरा है कि अगर मान लो कि तुमको एटिपिकल IE मिल रहा है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिज्म मिल रहा है परसिस्टेंटली, मतलब जो नॉर्मली नहीं मिलता है लेकिन फिर भी वो परसिस्टेंटली ब्लड में है और हमें मिल रहा है, साथ में कोई तुमको एक्स्ट्रा कार्डियक इन्फेक्शंस भी नहीं है कि उसकी वजह से मिल सके, तो ना तो तुम्हारे को कोई एक्स्ट्रा कार्डियक इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, और ये टिपिकल भी नहीं है, लेकिन मिल तो बार बार रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये तुम्हारा है भैया क्या, मेजर क्राइटेरिया का ही पार्ट है। हो सकता है कि वो तब तक नहीं करा रहा हो, पर अब कराने लगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब बात करेंगे कि पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम, ये भी एक मेजर क्राइटेरिया का ही पार्ट है। इसमें मतलब बेसिकली एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें पहला आता है पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम, जिसमें हम लोग देखेंगे, और दूसरा है हमारा न्यू वैल्वुलर रिगर्जिटेशंस। पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑसिलेटिंग इंट्राकार्डियक मास ऑन द वैल्व दिखाई देता है, मतलब वैल्व के अंदर में एक इंट्राकार्डियक मास है जो ऑसिलेट कर रहा है, एब्सेस दिखाई देगा, या एक नया पार्शियल डेहिसेंस ऑफ द प्रोस्थेटिक वैल्व दिखाई देगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम है। या तुमको एक नया वैल्वुलर रिगर्जिटेशन दिखाई दे रहा है, तो ये एक इंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस को बता रहा है कि हाँ भाई इंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट तो है। तो कैसे बताया हमने कि इंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है, पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम के थ्रू, जिसमें हमने कैसे देखा पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम कि कोई इंट्राकार्डियक मास है वैल्व के पास जो ऑसिलेट कर रहा है, एब्सेस देखा तुमने, फिर तुम देख रहे हो कि एक नया पार्शियल डेहिसेंस देखने को मिल रहा है प्रोस्थेटिक वैल्व का। समझ आ रहा है, ये जो प्रोस्थेटिक वैल्व है ना, वहाँ पे पार्शियल डेहिसेंस देखने को मिला है, डेहिसेंस मतलब सबको पता है ना, तो एक पार्शियल डेहिसेंस देखने को मिला है। और दूसरा है हमारे पास ये न्यू वैल्वुलर रिगर्जिटेशन देखने को मिल रहा है, नया वैल्वुलर रिगर्जिटेशन मिला। तो ये सारा जो मैंने क्राइटेरिया बताया है ये पॉजिटिव मेजर क्राइटेरिया है।
तो दूसरा हम लोग आएंगे माइनर क्राइटेरिया के अंदर में जो मेजर को फॉलो नहीं कर रहा है। पहला हम लोग देंगे प्रीडिस्पोजिंग। प्रीडिस्पोजिशन क्या है, जो मेजर को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो माइनर क्राइटेरिया होगा, जाहिर है। तो इसमें प्रीडिस्पोजिशन जैसे कि प्रीडिस्पोजिंग हार्ट कंडीशंस है, आईवी ड्रग का यूज़ कर रहा है बहुत टाइम्स से भी, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भैया अगर ये है तो हो सकता है, मान लो पेशेंट है हमारे पास और हमें पता है कि उसको पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम हो रखा है, ठीक है, और तो हम लोग ना इसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ एक माइनर क्राइटेरिया ये है, उसको फीवर हो रखा है 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, या फिर बोल सकते हो कि तुम 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग में, बहुत बड़ा बहुत भयंकर फीवर है ये। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि वैस्कुलर फेनोमेना हो रखा है, मतलब मेजर आर्टेरियल इम्बोलाई हो रखा है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज जैसा चीज़ें हो रखा है उसको वैस्कुलर फेनोमेना में। इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेना में उसको ओस्लर्स नोड हो रखा है या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। माइक्रोबायोलॉजिक एविडेंसेस में पॉजिटिव ब्लड नॉट मीटिंग द एपो क्राइटेरिया, ठीक है, पर पॉजिटिव ब्लड कल्चर तो आ रहा है, तो ये सारा क्राइटेरिया हम लोग मानते हैं माइनर क्राइटेरिया है। अब चलो हमने ये समझ लिया कि मेजर क्राइटेरिया क्या होता है, माइनर क्राइटेरिया क्या होता है, पर अब ये बात आती है कि हम लोग कब बोलेंगे कि ये डेफिनेटली एंडोकार्डाइटिस है। ये तब बोलेंगे बेटा जब दो मेजर क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा हो। दो मेजर क्राइटेरिया मान लो कि टिपिकल और एटिपिकल वाला क्लियर हो रहा हो, या हो सकता है कि एविडेंस हमें मिल रहा है एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट का, या एक मेजर क्राइटेरिया और 3 माइनर क्राइटेरिया हो। मान लो कि तुम्हारा टिपिकल आई वाला तुमको मिल रहा हो 2 सेपरेट बॉटल से, और उसको फीवर भी हो, उसका मेजर आर्टेरियल इम्बोलाई हो रखा हो, उसको ओस्लर्स नोड हो रखा हो, तब भी बोल सकते हैं। कोई भी रैंडम मैं 3 ले रही हूँ माइनर क्राइटेरिया में और एक मेजर क्राइटेरिया, या तो पाँचों का पाँचों अगर माइनर क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाए तो हम लोग मानेंगे कि इसको एंडोकार्डाइटिस हो रखा है। इकोकार्डियोग्राफी जो होती है ये अलाउ करती है एनाटॉमिक कन्फर्मेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को। और हम लोग लेते हैं इकोकार्डियोग्राफी। हमने ये बताया था ना कि जो हम लोग मॉडिफाइड ड्यू क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, अरे भाई अगर तुमको याद हो अभी तक, तुम भूली नहीं हो, तो हमारा मॉडिफाइड ड्यू क्राइटेरिया में ही ये सब चल रहा है। हमने मॉडिफाइड ड्यू क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था, देखो कि ये किस पे बेस्ड है, क्लिनिकल है, लैबोरेटरी है और इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग पे भी तो है। तो इकोकार्डियोग्राफी में हम क्या देख रहे हैं, इकोकार्डियोग्राफी जो होता है इसमें हम लोग एनाटॉमिक कन्फर्मेशन करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, मतलब जो साइज़ वाइज होता है ना उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि साइज़ कितना है वेजिटेशन का, और भी बहुत सारे उसके एनाटॉमिक फीचर्स बेसिकली हम लोग देखते हैं इकोकार्डियोग्राफी में। ट्रीटमेंट के लिए आता है कि रेजिमेन फॉर स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। मान लो कि तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस करा रहा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो उसके लिए तुम क्या क्या उसको दे सकती हो मेडिसिन। अगर नेटिव वैल्व हो सकता है या प्रोस्थेटिक वैल्व हो सकता है। नेटिव वैल्व मतलब उसका खुद का है भाई, बहुत सालों से चलता आ रहा है, उसका ही है। तो नेटिव वैल्व के लिए अगर MSC से आया है, मतलब मेथिसिलिन ससेप्टेबल एस ऑरियस है, तो उसके लिए हम लोग क्लॉक्सासिलिन यूज़ करेंगे और नैफ्सिलिन यूज़ करेंगे 6 वीक के लिए। लेकिन अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो अगर मेथिसिलिन ससेप्टेबल है तो ये हमारा क्लॉक्सासिलिन नैफ्सिलिन चल जाएगा 6 वीक के लिए। लेकिन अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है तो हम लोग वैनकोमाइसिन यूज़ करेंगे 6 वीक के लिए। समझ आ रहा है, वैनकोमाइसिन यूज़ करेंगे कितने वीक के लिए बेटा, 6 वीक के लिए। अगर प्रोस्थेटिक वेल्व आई हो रखा है, प्रोस्थेटिक वेल्व आई है, तो इन एडिशन टू द अबव रेजिमेन, मतलब कि ये अगर MSC से वाला है तो उसमें क्लॉक्सासिलिन नेफ्सिलिन तो यूज़ करेंगे इसमें भी, पर साथ में हम लोग रिफैम्पिसिन 6 वीक के लिए और जेंटामाइसिन 2 वीक्स के लिए यूज़ करेंगे। समझ आई? तो मेरे को समझ पा रहे हो कि अगर हम लोग एस और एस रखा है और नेटिव है तो हम लोग तो ये तो देंगे, पर अगर प्रोस्थेटिक वेल्व हो रखा है तो अगर MSC से है ना, एक एग्जांपल ले लो, अगर मान लो MSC से उसको है, मतलब MSC से है, मेथिसिलिन ससेप्टेबल है एस और एस, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक्सासिलिन नैफ्सिलिन तो देंगे ही, या तो क्लॉक्सासिलिन नैफ्सिलिन दे लेंगे। मान लो क्लॉक्सासिलिन दे दिया, ठीक है, तो क्लॉक्सासिलिन के साथ साथ में हमने रिफैम्पिसिन भी देना है 6 वीक के लिए, या जेंटामाइसिन और जेंटामाइसिन देना है 2 वीक के लिए, ठीक है, वो सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। रेजिमेन फॉर वृदान स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एस गैलोलिटिकस आई अगर हो रहा है, अगर वृदान स्ट्रेप्टोकोकाई तुम्हारा एंडोकार्डाइटिस कर रहा है या फिर एस गैलोलिटिकस करा रहा है, तो उसमें क्या करोगी तुम, नेटिव वैल्व IE, अगर नेटिव वैल्व है तो उसके लिए तुम पेनिसिलिन लोगी। तो वृदांस के लिए हम लोग पेनिसिलिन लेंगे या फिर सिर्फ ट्रायाक्सोन ले सकते हैं 4 वीक के लिए, ठीक है, सिर्फ ट्रायाक्सोन या फिर पेनिसिलिन फॉर 4 वीक्स। और प्रोस्थेटिक वैल्व IE अगर है तुम्हारे पास तो उसके लिए हम लोग जेंटामाइसिन यूज़ करेंगे फॉर द अबव रेजिमेन फॉर 6 वीक्स, 6 वीक के लिए। तो जेंटामाइसिन फॉर 6 वीक एंड पेनिसिलिन, समझ में आ रहा तुमको कि नेटिव अगर IE हो रखा है उसमें हम लोग पेनिसिलिन लेंगे या फिर सेफ्ट्रायाक्सोन लेंगे 4 वीक के लिए। लेकिन अगर प्रोस्थेटिक वैल्व है तो ऊपर वाला तो देंगे ही, लाइक पेनिसिलिन दे रहे हैं तो मान लो पेनिसिलिन तो देंगे ही, पर हम लोग जेंटामाइसिन भी ऐड कर देंगे, ठीक है, कितने वीक के लिए, 6 वीक के लिए। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा हो। अगर हैसिक एंडोकार्डाइटिस हो रखा है तो वहाँ पे हम लोग सेफ्ट्रायाक्सोन यूज़ करेंगे या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करेंगे, कितने वीक के लिए, 4 वीक के लिए। कितने वीक के लिए, 4 वीक के लिए।
ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, मे बी एक्सटेंडेड फॉर 6 वीक इन केस ऑफ प्रोस्थेटिक वेल्व आई। तो हम लोग यूज़ कर रहे थे सेफ्ट्राक्सोन, यहाँ भी यूज़ किया हमने सेफ्ट्राक्सोन, देखो यहाँ भी हमने सेफ्ट्राक्सोन यूज़ किया है ना। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लेना, इसमें तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं भैया, याद तो करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। हम और बताते हैं अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होता, बट इट्स ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुका है भाई। सो मुझे लगता है पार्ट 2 में लेना इज़ ज़्यादा बेटर ना, क्योंकि अब तो तुम लोग वीडियो देखोगे नहीं आगे। सो मेरे को लगता है इसको पार्ट 2 में ले लेंगे, ठीक है। सो पार्ट 2 में ज़्यादा नहीं बचा और बहुत ही कम है। देखो टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बुक का ऑलमोस्ट जितना तुमको पढ़ना है ज़रूरी है सारा चीज़ बता रही हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर ये तुमने वीडियो देख लिया ना तो तुमको बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं। अगर तुम बुक पहली बार पढ़ रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें 1 दिन लग जाएगा पूरा अच्छे समझने में, याद करने में। बट अगर तुम ये देख रहे हो तुम्हारा 1 घंटे भी नहीं लगेगा, 40 मिनट 30-40 मिनट के अंदर में तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी अगर समझ आया है, तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 के लिए रेडी रहो। ज़्यादा नहीं है भाई, इतना टाइम दे सकते हो यार तुम लोग।